वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस। जेएसएससी सीजीएल का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह पेपर 2 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के, जिसमें आप लोगों को व्याकरण भी पढ़ना है। तो मैं व्याकरण की तैयारी के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जो स्टार्टिंग में जो पढ़ना है वो है ध्वनि। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते क्या है, किसको बोलते हैं ध्वनि। देखिए क्या है, ध्वनि शब्द कर प्राण है के बगैर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। मतलब बोल रहा है कि ध्वनि जो है शब्द का प्राण है और उसके बिना कोई भी ध्वनि के बगैर बोल रहा है कोई भी शब्द का हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब कोई ध्वनि आदमी का मुंह से निकलता है और उस ध्वनि का अपना अर्थ होता है, अपना अर्थ होगा। असल में ध्वनि का सार्थक मतलब कुछ उसका अर्थ होगा, जिसका अर्थ मतलब उसको निकाल सकते हैं। जो शब्द बनाने में ध्वनि का चिन्ह हुए होता है, जैसे हम लोग देखेंगे आ ई उ, ये सब हो गए। अब ध्वनि में एक्चुअल में भेद नहीं होता है। ध्वनि में क्या लिखा हुआ, ध्वनि में भेद नहीं होएला, भेद लिपि में होएला। ध्वनि में भेद नहीं होता, भेद लिपि में होता है, स्क्रिप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या हुआ उसके आगे देखते हैं, एक एक किस्म का ध्वनि के कई वर्ण से लिखल जा सकेला। जैसे रा के हिंदी में रा प्लस आ लिखल जाएला, मुदा दुइयों का उच्चारण र करल जाएला। बोल रहा है कि एक ही किस्म का जो ध्वनि को लिखने का कई तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। देवनागरी में रा प्लस आ लिख जाए और इसका उच्चारण भी र ही हम लोग करेंगे, ठीक है। ध्वनि मुख्य रूप से बोलने और सुनने का चीज़ है, बोलना और सुनने का चीज़ है। जब इसको हम लोग लिखित रूप से दे देते हैं तो ये हो जाता है क्या, वर्ण में आ जाता है। जब इसको लिखित रूप में दे देंगे तो अब आगे देखते हैं वर्ण किसको बोलेंगे। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नहीं करल जा सकेला। मतलब उसको बोलेंगे वर्ण जिसको हम लोग और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं और उसको छोटा टुकड़ा में और नहीं बांट सकते, उसको बोलेंगे हम लोग वर्ण। जैसे आ ई व च क, ये सब को हम लोग बोलेंगे वर्ण। जैसे आ को और हम लोग छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते, जितना भी हम बताए ई, इसको और भी छोटा टुकड़ा में नहीं बांट सकते। जिसको हम लोग टुकड़ा में और नहीं बांटेंगे वो होगा वर्ण। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे गरु शब्द का दो ध्वनि है, ग और रु, दो है ध्वनि ग और रु को। अब इसको भी हम लोग चार खंड में बांट सकते हैं। जैसे ग को हम लोग लिख सकते हैं ग आ, ग लिखे, और रू को लिख सकते हैं रा और उ, मिला के हो जाता है गरु। अब इसको और हम लोग बांट नहीं सकते हैं, इसके बाद ही ध्वनि माना खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकता। बोल रहे कि इसके बाद और टुकड़ा नहीं होगा। सेल ईमन मूल ध्वनि वर्ण है का या अक्षर है का, यही मूल ध्वनि वर्ण है या अक्षर है, इसी को। अब बात यहाँ क्या है कि वर्ण किसको बोलेंगे, वर्ण उसको बोलेंगे जिसका हम लोग और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं और उसको छोटा पार्ट में नहीं बांट सकते, इसको हम लोग बोलेंगे वर्ण। कुल मिला के यही इसका कहने का मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। इके ई लखे कहल जा सकेला कि वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोटा इकाई है। सही, सबसे छोटा इकाई है वर्ण। इकर से साफ पता चलेगा ला कि वर्ण और उच्चारण में गहरा संबंध है, एक दूसरे के अलग नहीं करल जा सकेला और इसको हम लोग अलग भी नहीं कर सकते एक दूसरे से। इसके बीच बोल रहा है कि वर्ण और उच्चारण का बीच बहुत गहरा संबंध है और इसको हम लोग अलग भी नहीं कर सकते। हम लोग जानते हैं हिंदी में क्या है, हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला, मुदा हिंदी में 52 वर्ण है जबकि नागपुरी में 33 वर्ण है। हम लोग ये जानते हैं कि देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है नागपुरी को भी, लेकिन हिंदी में कुल 52 वर्ण है और जबकि नागपुरी में कुल 33 वर्ण है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के भी उसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उच्चारण समूह के वर्ण कहना, जो उच्चारण का जो समूह होगा उसको हम लोग वर्ण माला, मतलब एक पूरा माला किसको बोलेंगे, जो उसमें बहुत सारा होगा, ठीक है।
तो उसी से उच्चारण का समूह को हम लोग वर्णमाला कहेंगे। वर्ण समूह को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ये तो पहले से हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, ऐसे भी नहीं हिंदी में, तो वैसे ही यहाँ भी ये दो भाग में बांटते हैं, एक स्वर्ण वर्ण समूह और दूसरा है व्यंजन वर्ण समूह। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण वर्ण समूह किसको बोलेंगे? देखिए, स्वर्ण उ वर्ण मन के कहा है ना, जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के अलगटे करल जाएला। नागपुरी में स्वर्ण गम, मतलब ये कह रहा है कि उस वर्ण को हम लोग स्वर्ण वर्ण कहेंगे जिसके लिए हमको कोई भी बाधा नहीं हो, उसको ही हम लोग बोलेंगे स्वर्ण वर्ण। अब नागपुरी वर्ण में क्या क्या है देखते हैं कि स्वर्ण वर्ण में कौन कौन आएगा। देखिए, ह्रस्व स्वर में 3 है, अ, ई और उ। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ में थोड़ा उसका लंबा खिंचाई होता है, जैसे आ, ई, उ, ये हो गया दीर्घ। दीर्घ से ही होगा क्लियर कि ये लंबा है, थोड़ा हमको ज़्यादा खींचे ना हो। और संयुक्त स्वर में दोनों का मिक्स अप, जैसे ए, ओ, संयुक्त स्वर ये हो गया। तो हम लोग देखेंगे स्वर्ण वर्ण समूह में, इसमें हम लोग को मिलेगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में हम लोग देखें आ, ई और उ, ठीक है। अब जिसको हमको दीर्घ लंबा खींचेंगे वो दीर्घ में आ जाएगा आ, ई और उ। संयुक्त स्वर में क्या आ जाएगा? ए और ओ, ठीक है। लेकिन क्या बोला जाता है कि नागपुरी में ए और औ कर उच्चारण नहीं के बराबर होएला। ध्यान यहाँ रखना है कि नागपुरी में ए और औ कर उच्चारण नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है, बहुत कम ही जगह यूज होगा, नहीं तो एकदम नहीं के बराबर होगा। व्यंजन वर्ण समूह, आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण समूह, स्वर्ण वर्ण को हम लोग देख लिए, स्वर्ण वर्ण के बाद अब हम लोग व्यंजन वर्ण समूह में देखते हैं। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होगा। अब व्यंजन स्वर्ण वर्ण का सहायता से व्यंजन वर्ण आएगा। व्यंजन वर्ण जो होगा स्वर्ण वर्ण का मदद, मतलब उसका मदद लेगा तभी वो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे क, तो क और अ को मिलाएंगे तो क बनेगा, तो स्वर्ण वर्ण का समूह आ गया, वहाँ पर मिक्स हो गया। मतलब स्वर्ण वर्ण का उसको हेल्प लेना, उसका सहायता लेना ही पड़ेगा, उसका मदद लेना ही पड़ेगा, तभी व्यंजन वर्ण बनेगा। अब ख में ख और आ को मिलाएंगे तो ख बन गया। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क और ख कर संगे आ लुकल है। ख कह रहे तो आ छिपा हुआ है। यही लखे लगभग 100 व्यंजन में स्वर लुकल रहेला। तो जितना भी व्यंजन हम लोग को मिलेगा सब में स्वर छिपा हुआ रहेगा, इसलिए इसको हम लोग व्यंजन, इसलिए बोला गया है कि स्वर्ण वर्ण का आप लोगों को मदद लेना पड़ेगा व्यंजन के लिए। स्वर्ण वर्ण का मदद लेना पड़ेगा तो हो जाएगा व्यंजन वर्ण समूह में। और स्वर्ण वर्ण में उसके लिए कोई भी मदद की जरूरत नहीं है स्वर्ण वर्ण। अब देखिए नागपुरी व्यंजन में क वर्ग में हम लोग लेंगे क, ख, ग, घ। अंगा यहाँ नहीं लेना पड़ता है, अंगा नहीं लिया जाता है। च वर्ग च, छ, ज, झ, यहाँ भी नहीं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इसका य, र, ल, व, श, ह, ढ और ढ। अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें टोटल, इसको अगर काउंट किया जाए तो इसमें टोटल हम लोग को मिल रहा है 30। तो इसको याद रखने का बहुत सुंदर तरीका देखे क्या है। क वर्ग को याद करना, कचट तप याद कर लीजिए, हो गया आपका क से प तक में कचट तप, ठीक है। क वर्ग समूह, ख वर्ग समूह, ट वर्ग समूह, त वर्ग समूह, प वर्ग समूह। लेकिन अंगा नहीं मिलेगा, इया भी नहीं मिलेगा, ना भी नहीं मिलेगा। लेकिन त वर्ग में त, थ, द, ध, न तक आएंगे। प वर्ग में इसी प्रकार देखिए प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, ढ और ढ। देखिए इसमें टोटल हम लोग को टोटल 30 है, इस पर 30 है नागपुरी व्यंजन में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि कहूँ कहूँ च वर्ग कर आखिरी अक्षर इया कर व्यवहार करल जाएला, जैसे चिया। कहीं कहीं पर आप लोगों को मिलेगा जैसे चिया, यहाँ पर ये वाला कहीं कहीं पर, यहाँ पर हम लोग देखें यहाँ का, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे चिया का यूज होगा।
अना का उच्चारण न में कर, देखिए ये वाला उच्चारण हम लोग न में करेंगे, इसका उच्चारण इस पर किया जाता है। जैसे गुण, तो ये हम लोग लिखेंगे क्या, ये वाला गुण नहीं, ये गुण होगा, ठीक है। अब देखिए ताला में श पूरा सा पेट कटा सा, स ख कर ख कर जायला, इस सब का उच्चारण स और ख करल जाएगा। इसके जगह में हम लोग स या ख का उच्चारण करेंगे। जैसे दोष लिखा हो, देखिए यहाँ पर पेट कटा सा लिखा, इसके जगह में हम लोग ये वाला यूज करेंगे, पेट ताला में श यूज नहीं होगा। पुरुष, पेट कटा सा है, इसके देखिए पुरुष लिखा जाता है या पुरुष खा लिखेंगे। अभी हम लोग देखें स या ख को यूज किया जाता है। ऋषि, ऋषि में हम लोग क्या, री सी या फिर रिखी हम लोग कहें। कहीं कहीं पर अब देखिए क्या है, कहीं कहीं पर य कर उच्चारण ज हो जाएगा। बोला जाता है कि कहीं कहीं पर हम लोग य का उच्चारण ज में करेंगे, कहीं कहीं पर जहाँ पर य आएगा वहाँ पर हम लोग ज को लेंगे। जैसे देखिए योग लिखा हुआ, यहाँ पर य आया तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, जोग, ज य के जगह में। संयोग है तो हम लोग क्या है, देखिए बीच में य आया तो यहाँ पर ज लगा दिए, जोग। योजना है, ज आया तो योजना हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि य जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम लोग ज का हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ पर नागपुरी में य के जगह में ज को किया जाता है। अब देखिए अक्षा का उच्चारण ख चाहे छ होएला, अक्षा जो है उसका उच्चारण हम लोग ख करेंगे या फिर छ। जैसे क्षमा, देखिए ये क्षमा, हिंदी में क्षमा ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर नागपुर में क्षमा ऐसे हम लोग लिखेंगे, क्षमा। ना पंछी, अब देखिए यहाँ छ लगा हुआ है, यहाँ पंछी हो जाएगा। यहाँ पर छतरी लिखा हुआ है तो यहाँ पर खतरी हो जाएगा। अब हम लोग देखें क्या कि जहाँ जहाँ पर जहाँ पर छ है वहाँ पर हम लोग ख और छ का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तर का उच्चारण तर और ज्ञा का उच्चारण गे। देखिए तर जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम लोग तर करेंगे, तर जहाँ पर तर आएगा, और जहाँ पर ज्ञा आएगा जो हिंदी में ज्ञा, उसके जगह हम लोग ज्ञा लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा तर, तो इसको हम लोग क्या बोले हैं, यहाँ पर देखिए तर लिखा है तो त्राण हो जाएगा, और ज्ञा लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, देखिए ज्ञान, ठीक है। अब हर एक चीज़ पर अपवाद हम लोग को मिलता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग कुछ अपवाद मिलेगा। जैसे अपवाद क्या है, कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरी पूरी खैप न खाएं कि हिंदी के रूप में लिखल जाएगा। जैसे वर्ण, शिक्षा, रक्षा, शब्द मन, इस सब को हम लोग वैसे ही लिखेंगे। कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरी पूरी खैप न खाएं, हिंदी लखे रुकल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या है कि बोल रहे हैं कि कुछ भी हर एक चीज़ में अपवाद मिलता है, तो बोल रहे ये वाला चीज़ को हम लोग हिंदी में जैसा लिखा जाता है नागपुरी में भी हम लोग वैसा ही लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अनुनासिक, अनुस्वार, अल्पप्राण, महाप्राण और बलागत के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए अनुनासिक किसको बोलेंगे, अनुनासिक कौन होगा, इसका उच्चारण में नाक और मुंह से होएला, अनुनासिक। देखिए यहाँ पर बोलने ही से पता चल रहा, ना मतलब नाक के बारे में बोल रहा, तो नाक और मुंह दोनों का जब आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अनुनासिक। और छोट रहेला, कह रहा है कि इसका उच्चारण जो नाक और मुंह से होला और छोट रहेला, छोटा होगा, नाक और मुंह दोनों से होगा। जैसे नाव, देखिए छोटा हो रहा, नाव, गांव, ठाव, ये सब जितना अनुनासिक में आएगा। अब अनुस्वर देखिए किसको, इसन उच्चारण जे स्वर कर बादे आवे वाला व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेला। अब देखिए इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका में है कि जो स्वर के बाद आएगा और व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से, और उसके बाद जो आएगा व्यंजन उसका जो निकलेगा वो नाक से निकलेगा। जैसे मंजूर, तो इसमें हम लोग देखें मंजूर, मेंजूर, पैरी, ये सब है कि अनुस्वार हो गया। अब नीर अनुनासिक में देखेंगे, नीर अनुनासिक में क्या होगा कि एकला मुंह से बोले वाला उच्चारण, मतलब अकेले सिर्फ मुंह से ही आएगा। जैसे खाए, काम, हर, फार, मने, ये सब हम लोग सिर्फ नीर अनुनासिक, मतलब नाक में कोई इसका जरूरत नहीं, सिर्फ मुंह से ही आएगा। जैसे खाए, काम, हर, फार, ये सब मन नीर अनुनासिक कहल जाएगा।
अब विसर्ग, नागपुरी में विसर्ग नहीं होता है, जैसे हिंदी में हम लोग कहीं कहीं विसर्ग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नागपुरी में हम लोग विसर्ग नहीं मिलेगा। अब हरस उच्चारण देखते हैं। हरस उच्चारण किसको बोलेंगे? नागपुरी में हरस उच्चारण हिंदी लखे हुए हरस उच्चारण से क ग च ज ये सब हरस उच्चारण अभी हम लोग देखे थे। हरस उच्चारण हिंदी में जैसा होता है वैसे। अब दीर्घ उच्चारण, दीर्घ से ही है कि हम लोग को थोड़ा लंबा उसमें खिंचाना पड़ेगा। जैसे जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा, देखिए कोनो उच्चारण जो होगा कटिक लंबा, लंबा भार लेवे वाला होएला तो उसे दीर्घ, दीर्घ से ही हम लोग को बात से पता चल जा रहा है थोड़ा लंबा हम लोग को खींचना पड़ेगा। नागपुरी में दीर्घ उच्चारण का प्रयोग होएला, जैसे आ, तो आ और आ को मिलाएंगे तो आ बनेगा। ई और ई मिलाएंगे तो ई बन जाएगा। ऊ और ऊ मिलाएंगे तो ऊ। ए, आ और ए को मिलाएंगे तो ए बनेगा, और ओ और ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा। अब इकर में दुई मात्रा हमेशा रहेला, मतलब इसमें दो मात्रा का मिलन मिक्स करके ही बनता है, तभी वो दीर्घ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब हम लोग आते हैं अल्पप्राण या अघोष। अल्पप्राण को ही अघोष भी बोला जाता है। अल्पप्राण और अघोष ध्वनि मोटा मोटी एक ही है। बोल रहा है कि अल्पप्राण या अघोष दोनों मोटा मोटी एक ही है। जहाँ उच्चारण में कम ताकेगा, मुंह से कम हवा, चाहे उच्चारण हलुक होए उके अल्पप्राण चाहे अघोष ध्वनि कहल जाएला। मतलब बोल रहा है कि मतलब कम ताकत जहाँ लगेगा उच्चारण में उसको हम लोग बोलेंगे अघोष या फिर अल्पप्राण कहेंगे। जैसे वर्णमाला का 100 पहला और तीसरा अक्षर, वर्णमाला जितना अभी हम लोग देखे तो वर्णमाला का जितना पहला और तीसरा 1 3 ऑड नंबर, ठीक है, विषम संख्या वाला 1 और 3 वाला ध्वनि अघोष होएला। नागपुरी में यही नियम है। अब देखिए पहला और तीसरा में हम लोग यहाँ पर देखें अल्पप्राण में क्या है, क ख च छ ट ठ त थ ग घ ज झ ड ढ, ये सब जितना है अल्पप्राण है। महाप्राण और घोष ध्वनि मोटा मोटी एक है। महाप्राण जो होगा या घोष कहेंगे एक ही है। जहाँ उच्चारण में कम कटिक ताकत, कटिक मतलब थोड़ा ज़्यादा ताकत लगेगा और मुंह से बगरा हवा निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे महाप्राण। जैसे महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण जितना होगा, दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो ये महाप्राण होगा। अल्पप्राण में हम लोग 1 और 3 को लेंगे और महाप्राण में 2 और 4 को लेंगे, तो ये हो जाएगा महाप्राण के लिए। तो इसमें महाप्राण को देख लीजिए। अब देखिए क्या है, ट वर्ग का आखिर अक्षर अन का प्रयोग नागपुरी में नहीं होएला। ये अभी हम लोग देखे थे, अन का प्रयोग जो है नहीं होता है। ट वर्ग का बाकी अक्षर का प्रयोग नागपुरी में बगरा होएला, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। अब संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्त साथ में हो जाएगा। संयुक्त अक्षर का प्रयोग नागपुरी में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होएला। जैसे अब हम लोग देखिए कृष्ण यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कृष्णा। पिप्सा लिखा हुआ तो देखिए पिप्सा, आधा पाव हटे आएगा। तृष्णा लिखा हुआ तो देखिए ईसा पेटका सा और अना ये सब तो यूज नहीं होता, इसलिए हो जाएगा तृष्णा। मुदा अब नागपुरी कर केव विद्वान मन संयुक्त अक्षर कर प्रयोग करे लायक है। जैसे तपस्या समस्या जैसन शब्द मन, बोल रहे कि कुछ कुछ विद्वान लोग अब करने लग रहे हैं, जैसे तपस्या समस्या ये सब को यूज किया जा रहा है। हिंदी कर मौलिकता के बचाए को ले संयुक्त अक्षर के लिखल जाए लायक है, ठीक है। अब बलाघात, बलाघात किसको बोलेंगे? नागपुरी में बलाघात का प्रयोग होएला, मुदा इकर रूप बदल के अपनी हिती तहर प्रयोग होएला। इस पर बलाघात का होता है, जैसे जात है तो हम लोग क्या जाइत, इसमें थोड़ा जोर लगेगा, बलाघात जोर। पात लिखा हुआ तो देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाइत। बलाघात कर एक वर्ण कर अपनी हिती है के। अब देखिए अपनी हिती को हम लोग देख लेंगे क्या है। अपनी हिती जोन शब्द कर अंत में ह्रस्व ई होए और आगे व्यंजन होए तो उ व्यंजन कर पहिल ई कर आगमन होएला। अब देखिए हम लोग क्या है,
देखिए जाति है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जाइत। हरस ई जाति, ई आया तो उसके आगे में देखिए व्यंजन को, तो पहिल में ई, तो जाति है, ई लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या, जाइत, उससे पहले लग जाएगा। भांति ई है तो भाई, चाल है तो चाइल, ढाल है तो ढाइल, दाल है तो दाइल, कर है तो कैर, चाल है तो चाइल। अपनी हिती नागपुरी भाषा कर खास विशेषता है के। तो नागपुर अपनी हिती में क्या है कि जिसका अंत में ई आएगा उसके आगे में बोल रहा है कि व्यंजन होए तो उ व्यंजन कर पहले में हम इन ई कर लगावे तो हो जाता है अपनी हिती। तो ये हो गया जाति का, हम लोग जाइत बोलेंगे। अब वर्ण का लोप, वर्ण का भी लोप हो जाता है, मतलब वहाँ पर वो नहीं यूज होगा। वर्ण का लोप नागपुरी में देवनागरी कर कैट हो वर्ण नहीं भेटाए ना, बहुत सा वर्ण नागपुरी में नहीं भेंट होता, नहीं मिलता है। कैठो वर्ण का ठावे एके वर्ण कर प्रयोग होएला, इके वर्ण का लोप माने जाए। कह रहे कि कैठो वर्ण ही नहीं मिलेगा, और कैठो वर्ण के जगह में एक ही सिंगल हम लोग यूज करेंगे। नागपुरी में देखिए हम लोग अना, श, तालव्य श, पेटकटा स, अक्षा, प्र, ज्ञा, ये सब का प्रयोग नहीं होएला। तो टोटल देखिए कितना का, 1 2 3 4 5 6 6 हम लोग देखिए यहाँ पर 6 ठो दिख रहा है, 6 ठो का इसका बोल रहा है कि नहीं होता है। ना का ठाव में अना होता है, देखिए ना जो है इसके जगह में हम लोग ये वाला यूज करेंगे, और तालव्य स और पेटकटा स की जगह में ये, अक्षा की जगह में हम लोग छ या ख का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे क्या है, जैसे पक्ष लिखा हुआ है तो हम लोग क्या अक्षा की जगह में क्या ख यूज करते हैं। पंछी लिखा हुआ, छ लिखा हुआ है तो पक्षी लिखेंगे। अब रिक्ष लिखा हुआ है तो हम लोग रिक्ष या फिर रिख लिखते हैं। क्षमा है तो छ से क्षमा, ज्ञान है तो ज्ञान। वर्ण का लोप कोनवे भाषा कर कमी ना लागे, बल्कि इकर से भाषा और सरल सहज मधुर हो जाएला। असल में कैठो वर्ण कर प्रयोग बहुत कम होएला। तो आज हम लोग देख लिए ध्वनि में वर्ण को देख लिए, और बाकी इस पर हम लोग देखें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इस चैनल को आप लोग एग्ज़ाम सक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नागपुरी में जितने भी सिलेबस दिए गए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा सिलेबस को मैं समय से पहले ही कंप्लीट करा दूँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।